Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today we discuss STAT PGT टॉपिक मीन्स जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा। आज हम एक ही वीडियो में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो हमारे एग्जाम में आने वाले जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम है नहीं फ्रेंड्स हमारे पास, तो आप जल्दी से ना ये टॉपिक कर लीजिए जिससे आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा हो जाए। डोंट वरी फ्रेंड्स, सारे टॉपिक हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन हमारे हर साल एग्जाम में आते हैं। और वो किस टाइप के आते हैं, या तो वो हमें ना ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स दे देगा और मैट्रिक्स के बाद वो हमसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा लेता है। किस टाइप से, वो बोल देगा कि ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होएगी। या फिर वो क्या दे देगा हमसे, ए या बी में कोई भी ना एक कांस्टेंट दे देगा। मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स थी और बी उसने जनरल मैट्रिक्स दे दी, तो वो पूछ लेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी। या फिर वो इसमें पूछ लेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 2ab, इस टाइप से। मतलब वो ना हमसे कंपेयर करा लेता है और कांस्टेंट अगर है तो इस टाइप से पूछ लेगा कि इस फॉर्म में कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो ना इस टाइप की प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और वो जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है, हमें 2x2 की या 3x3 की वो मैट्रिक्स दे देता है और मैट्रिक्स के बाद वो हमसे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछता है। कैसे पूछता है, या तो 3x3 में दे देगा वो, जैसे 1 + x 1 1 + x, इस टाइप से, और पूछ लेगा x की क्या वैल्यू होगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना वो है सिस्टम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। मीन्स इसमें ना हमारी वो 2 से 3 लीनियर इक्वेशन दे देता है और उसके बाद वो उन पे कंडीशन पूछता है। किस टाइप की कंडीशन पूछता है, चलो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है। इस टाइप का वो हमें ना कोई भी क्वेश्चन दे देगा, द नंबर ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पोजेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होते हैं ना वो 2 टाइप से होती है, एक होमोजीनियस होती है और एक नॉन होमोजीनियस होती है। हमारे जो होमोजीनियस होती है उसको बोलते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 0, और जो नॉन होमोजीनियस होती है वो होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखो जो होमोजीनियस होती है ना इसके 2 ही केस होते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक 0 से, मतलब रैंक जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस आ जाती है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक जो है ना वो मेरी फुल रैंक आ जाती है, तो हमारा 0 सॉल्यूशन ही होता है। वो कैसे होता है, देखो मैं आपके ना इन दोनों केस के क्वेश्चन दिखाती हूँ किस टाइप का आ जाता है। देखो ये ना कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है 3, मैंने इसकी क्या किया, अब रैंक कैसे निकालते हैं, रो रिड्यूस में करके निकालेंगे ना इसकी रैंक। तो मैंने इसकी मैट्रिक्स बनाई, उससे इसकी रैंक निकाली, इसकी रैंक 3 आ गई। 3 आ गई ना, तो इसकी रैंक कितने आ गई, 3 ही कॉलम थे ना मेरे, 1 2 3, 3 कॉलम थे और रैंक 3 ही आ गई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो यूनिक ही होगा। यूनिक का क्या मतलब है, हमारा जो है ना x जो होता है ए एक्स में, जो ये x होता है ना ये x इस टाइप से होएगा x y z। और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना हम, कोई भी जनरल वैल्यू 1 2 3 या 2 3 4 या ए बी सी, तो उसके जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मान लो x मैंने ए बी सी लिया, तो जब उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये ए बी सी है ना ये 0 ही सॉल्यूशन होंगे। इनके लिए कोई और नॉन जीरो चॉइस मिलेगी ही नहीं हमारे पास। 0 सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स का एक अकेला सॉल्यूशन होएगा। अगर देखो ए एक्स इजिकल टू 0 वो हमें सिंपल मैट्रिक्स दे देता है ना, ए एक्स इजिकल टू 0 होमोजीनियस पूछ लेता है। और वो अगर हमसे क्वेश्चन जस्ट इतना पूछ लेता है ना कि बताओ नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे। हम जो ए मैट्रिक्स है ना 3x3 या 2x2 में दे देता है ना वो, तो अगर n क्रॉस n की है तो है ना हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसकी मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगी। और जो होमोजीनियस है ना इसके 2 ही केस होते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मतलब रैंक कम है n से, और n से रैंक कम होते ही तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ना यहाँ से। और अगर रैंक n आ गई तो मेरा 0 सॉल्यूशन ओनली सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो केस होता है ना वो होता है मेरा ए एक्स इजिकल टू बी, ये नॉन होमोजीनियस का केस होता है। इसमें 0 सॉल्यूशन मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तीनों ही केस होते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या होती है, देखो अगर रैंक ऑफ ए इजिकल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो मेरा आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होके नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो हो जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी ही इक्वल नहीं आई तो हमारा हो जाता है नो सॉल्यूशन। कैसे, जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने मान लिया ए कॉलन बी, मैंने ये मान ली। तो देखो
हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे निकालेंगे ना, z इजिकल टू 3y प्लस जेड इजिकल टू 2, 3 की वैल्यू पुट कर देंगे z की यहाँ पे और x y z की, मतलब इस केस में तो मेरा कितना हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 ले लेती हूँ एक सेकंड के लिए, तो रैंक ऑफ ए तो कितनी है मेरी 2 है, और अगर इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक देखूँ तो वो कितनी है 3 है, तो 2 तो 3 का इक्वल नहीं है ना, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो देखो रैंक ऑफ ए इजिकल टू रैंक ऑफ ए बी इजिकल टू 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 3, रैंक 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 3 माइनस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फ्री वेरिएबल मेरे पास एक आ गया। तो एक जो फ्री वेरिएबल एक आया तो वो क्या मानूंगी मैं, कुछ भी मानूंगी। क्यों मानूंगी, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास ना यहाँ पे z के लिए चॉइस है, z को 0 पुट किया तो y की वैल्यू, z को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आई तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -3 आ गई। अगर मैं z को 1 ले लेती हूँ यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर z को मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0 आ गई, और x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी मेरी -2 आ जाएगी। तो देखो एक यहाँ से आ गई वैल्यू, एक यहाँ से आ गई, तो ऐसे कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी ना। तो इस केस में फिर अगर रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ये दो टॉपिक होते हैं, एक ए एक्स इजिकल टू 0 एक ए एक्स इजिकल टू बी, इसमें 2 ही केस होते हैं और इसमें 3 केस होते हैं। तीनों मैंने बता दिया है आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको याद नहीं हो तो। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको इन टॉपिक्स की और भी, तो आप वो देख लेना। मैट्रिक्स से हमारा यही क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आती है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। एक तो वो डिग्री ऑर्डर लीनियर नॉन लीनियर पूछ लेता है, कैसे हमें ना एक डिग्री एक होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, है ना, इस टाइप की एक इक्वेशन दे देगा। और वो पूछ लेगा इसकी डिग्री बताओ, इसकी ये इसका जैसे मान लो इस टाइप से दे दिया आपको कोई इक्वेशन, तो इसकी ऑर्डर कितना है इसका, और ऑर्डर तो देखो हाईएस्ट डी की पावर देखो, एक टाइम डेरिवेटिव हुआ ना तो ऑर्डर तो इसका कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। और डिग्री कितनी है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब लीनियर नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं, देखो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसके लिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई क्यूब, अगर वो इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दे दे वो पूछने लग जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना वाई और वाई के डेरिवेटिव्स आपस में जो है ना इनकी मल्टीप्लाई नहीं होती है, अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। वो इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन दे देता है कि वो पूछ लेता है, जैसे उसने ना एक बार ऐसे किया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3/4 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 4/3 इजिकल टू 0, तो वो पूछता है इसका ऑर्डर क्या होगा या इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे, ऑर्डर तो हमें दिखने लग रहा है 2 है, ठीक है, अब डिग्री क्या बताओगे आप, इसकी डिग्री कितनी है 3/4 या 4/3 या 3 या 4, तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस कर दिया, उसके बाद देखो हम ना इसका क्या करते हैं 3/4 है और उस साइड क्या 4/3, तो मैं इसकी 3/4 है तो मैं एक बार क्या करती हूँ इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड 4 पावर कर देती हूँ। जब मैंने 4 पावर की इसकी तो इस साइड तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और उस साइड कितना हो जाएगा मेरा 16/3। अब मैं क्या करती हूँ दोनों साइड 1/3 पावर कर देती हूँ तो इस साइड तो कितना हो जाएगा 9 और इस साइड कितना हो जाएगा 16, तो जो डिग्री होती है ना वो इसकी फिर हाईएस्ट देख लेते हैं 16, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी मेरी 16। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है वो डिग्री के लिए। उसके बाद जो हमारा वो क्वेश्चन देता है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये हो गई मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन वाई इक्वल टू क्यूब एक्स, इस टाइप की जो फॉर्म देगा ना उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, हम पहले तो ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाता है e की पावर पी डी एक्स होता है। उसके बाद सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मेरा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये इसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और q जो ये वाला होता है और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे तो ये हमारा इसका क्या आ जाता है सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद वो हमारा किस पे टॉपिक पे देता है एग्जैक्टनेस चेक करनी। एग्जैक्टनेस से हम कैसे चेक करते हैं,
करली एम बाई करली वाई इजिकल टू करली एन बाई करली एक्स है तो हम बोल देते हैं एग्जैक्ट। किस टाइप में, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की फॉर्म दे रखी है इजिकल टू 0 और इसको बताना है हमें एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट, तो हम ये वाली फॉर्म चेक करते हैं। अगर एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव को ला जाते तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उससे इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। तो इन जनरली हम ना 2-3 फॉर्म देते हैं। कैसे देते हैं, एक तो एम एक्स प्लस एन वाई ये 0 आ जाए या ये नॉन 0 आ जाए, है ना। नॉन 0 आ जाए तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। ये किस केस में होता है, ये होमोजीनियस के केस में होता है। और अगर इस एम एक्स माइनस एन वाई करके अगर मेरा 0 आ जाता है तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होती है। ये 2 फॉर्म होती है और 2 फॉर्मूले और होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स डिवाइडेड बाई एन। अगर ये फंक्शन ओनली एक्स का आ जाता है ना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है कि पावर पी डी एक्स। और अगर करली एन बाई करली वाई माइनस करली एम बाई करली वाई बाई एम कर देते हैं ना, अगर ये फंक्शन ऑफ वाई आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है कि पावर पी डी वाई। तो ये ऐसे 3-4 फैक्टर होते हैं, इनको चेक कर लेते हैं, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओनली एक्स में आए तो एम डी एक्स प्लस एन टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा क्या हो जाता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही 2-3 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जैक्ट पे, एक ऑर्डर डिग्री पे और एक हमारा किस पे आ जाता है, उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की दे देगा, उसका हमें क्या निकालना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। या फिर वो एक इस टाइप का दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, और वो पूछ लेगा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखो, इसमें ना 2 केस बन जाते हैं, या तो ए बाई बी बाई डी ये इक्वल हो या ये नॉन इक्वल हो। तो अगर होमोजीनियस है तो हम पुट कर देते हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं और फिर इनका फैक्टर निकाल के अलग अलग से सोल्व कर देते हैं। तो ओडी से हमारी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पीडी से किस टाइप के टॉपिक आते हैं हमारे पीडी से ना, वो हमें एक फंक्शन दे देता है। किसका फंक्शन, इस टाइप का ना, उसने कोई भी फंक्शन दे दिया। जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था हमारा एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड और जेड बाई एक्स, इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे देगा और वो कंडीशन दे देगा, जैसे एक्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाई कर ली वाई प्लस जेड कर ली यू बाई कर ली जेड, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ यू, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जो ये दे रखी है इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू और फिर इसको सोल्व कर देंगे। जो वैल्यू आई वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। या वो क्या दे देगा, एक तो इस टाइप से दे सकता है, या वो हमें क्या दे सकता है, वो दे देगा u इज इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई, इस टाइप से उसने दे दिया। तो वो पूछ देगा कि इस सॉल्यूशन को, इसको सोल्व करो, कि इसका ऑप्शन देखो। अब तो हम देखो, कर ली यू बाई कर ली एक्स निकाल देंगे, कर ली यू बाई कर ली वाई निकाल देंगे, इन दोनों का आपस में क्या निकाल देते हैं, रिलेशन निकाल देते हैं। इसी टाइप का हमारे पीडी से क्वेश्चन आता है। पीडी से ज़्यादा देखो, पीडी से 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का आया अब तक हमारा, देखो इस टाइप का आया है। एक्स ये दे दिया u इजिकल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स प्लस 5x वाई बाई एक्स, तो ये पूछ रखी है, उसने दे दिया एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू बाई, इसकी वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे, जो u दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, हमें इसमें डेरिवेटिव करने आनी चाहिए और उसको उठा के इसमें जो इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर देंगे, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करना होता है बस पीडी में, और कुछ भी नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन और आए हैं, जैसे ये दिया था u इजिकल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई, देन कर ली स्क्वायर u बाई कर ली x कर ली y की वैल्यू पूछ ली। तो हम क्या करेंगे, u दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। तो बस क्या करना है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव y डेरिवेटिव कर देंगे और उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बस डेरिवेटिव करना आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन है मैंने सोल्व करा रखे, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख ही लेना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा, देखो वो है ना, हमें एक ग्रुप दे देगा, जी भी कोई भी ग्रुप दे देगा, और उसके बाद पूछ लेगा उसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, ऑर्डर कितना, या एलिमेंट का ऑर्डर कितना। तो जो क्वेश्चन देता है ना हमारा एग्जाम में, जो क्वेश्चन दिया अब तक, वो हमारा जेड पे देता है। किस टाइप का क्वेश्चन देता है, वो दे देता है जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एडिशन मॉडुलो 5, ये दे देता है। तो हमें बताएगा, वो पूछ लेगा इसमें 2 का ऑर्डर कितना है। तो 2 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब हम देखो ऑर्डर के लिए हमारा कितना होता है, हमारी 2 प्रॉपर्टी होती है, एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई, और ए प्लस ए टाइप इसको करें ना तो ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, है ना। तो इसको
एन ए करके आइडेंटिटी ऐसे लिख देते हैं। तो देखो 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा इस ग्रुप में। इस ग्रुप में जो जेड एंडर मॉडलो 5 है, इसका ग्रुप का ऑर्डर तो 5 है। एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय एलिमेंट इंटू ग्रुप के ऑर्डर का ना जीसीडी ले लेते हैं, तो 5/1 करके 5 ही आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 जब मैंने 5 टाइम ऐड किया तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा ना। 10 को 5 से जब हम रिड्यूस कर देंगे एंडर एडिशन मॉडलो 5 से, तो ये 0 आएगा ना। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? मेरी 0 ही होती है। जो एंडर एडिशन आइडेंटिटी जो हमारा जेड का क्वेश्चन देता है ना, जेड में आइडेंटिटी 0 ही होती है। और जैसे अभी मैं पूछ ले 1 का ऑर्डर कितना होगा, तो 1 का ऑर्डर भी 5 हो जाएगा। 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 का भी 5, 4 का भी 5 हो जाएगा। क्योंकि जेड जो है ना वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और साइक्लिक ग्रुप में ना ऑर्डर क्या हो जाता है, जो जेड 5 होता है इसके ओडी टेबल बनाने लग जाए तो ओडी टेबल में इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर का 1 एलिमेंट होते हैं और 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होते हैं। इस जो 5 के डिवाइजर देखेंगे, 5 को 1 और 5 2 ही डिवाइड करते हैं। तो इस ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। जैसे अब ना मेरे पास एक Z6 दे जैसे वो 3 4 5, तो इसमें पूछने लग जाए तो Z6 के तो डिवाइजर 1 2 3 6 ये 4 होते हैं ना। तो इसमें 4 पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3 और 6 ऑर्डर के। तो 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 बाई जीसीडी ऑफ 1 और 6, तो 1 का ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3, 6 का जीसीडी कितना हो जाएगा? 2। तो जो 2 का ऑर्डर है ना वो मेरा कितना हो जाएगा इस ग्रुप में? 3 हो जाएगा। और 1 का ऑर्डर 6 हो जाएगा। 3 का ऑर्डर चेक करना है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 और 6 का जीसीडी 3, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 3 का ऑर्डर ना 2 हो जाएगा। तो ये जेड आप जेड पे ही क्वेश्चन आता, तो जेड एन के लिए याद कर लो। जेड एन के लिए अगर एलिमेंट का ऑर्डर पूछे ना तो वो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी, है ना। ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर का जीसीडी ले लेंगे और ऊपर ग्रुप का ऑर्डर ले लेंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना वही हमारा कितना आ जाएगा? एलिमेंट्स का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे 5 का पूछने लग जाए अब हम से, तो 5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 6 और 5 का जीसीडी 1, तो 5 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा, है ना। ग्रुप से हमारे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है। और ग्रुप में 1-2 क्वेश्चन है, ये रिजल्ट याद कर लो आप। जो अगर जी कोई भी ग्रुप है और एस उसका कोई भी सब ग्रुप है ना, तो ये ए बी इनवर्स जो है ना ये मेरा किस में जाता है? जी में जाता है, तब इसको सब ग्रुप बोलते हैं। वो ना एक इस टाइप का भी बोल देता है ए इनवर्स बी, नहीं अगर ए बी इनवर्स ग्रुप में चला जाता है ना तो हमारा क्या हो जाता है? वो सब ग्रुप हो जाता है। तो ये ग्रुप से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। और अगर ग्रुप में देखो 2-3 रिजल्ट और बता देती हूँ मैं आपको। अगर जेड एन है ना तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है एन। अगर यू एन दे रखा है ना तो इसका जो ऑर्डर होता है ना वो होता है फाई एन। फाई एन हमें निकालना आता है। फाई एन हम कैसे निकालते हैं? जैसे 5 में मान लो 5 4 निकालना है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे निकालते हैं हम फाई एन, है ना। हमें सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर ये वाले कंसेप्ट पता होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 4 का कितना हो जाएगा? अब हमारा ऑर्डर 2 हो जाता है ना, 5 और 2 हो जाता है सम ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ डिवाइजर इस वाले कंसेप्ट से। उसके बाद हमारा जो एक ग्रुप दे देता है डी एन डाइहाइड्रल ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? हमारा इसका ऑर्डर होता है 2n। और उसके बाद एक ग्रुप दे देगा क्यूवेट, क्यूवेट का ऑर्डर होता है 8। उसके बाद एक वो दे देता है एन सिमेट्रिक ग्रुप, इसका ऑर्डर हो जाता है n फैक्टोरियल, ठीक है ये। और उसके बाद एक और ग्रुप दे देता है, वो हमारा वो ग्रुप कौन सा होता है? उसमें इवन परमुटेशन हो जाते हैं और उनका ऑर्डर हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, और इस ग्रुप को बोल देते हैं एन। तो आप ये ना 4-5 ये फॉर्मूले ये याद कर लेना, क्या पता वो डायरेक्ट इन पे भी क्वेश्चन दे सकता है हमारा, ठीक है। और जो जेड एन है ना वो अकेला एक ये रिजल्ट भी है। जो जेड एन है ना, जो जेड है जेड, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद एक और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इनफाइनाइट साइक्लिक हो। फाइनाइट साइक्लिक यूएन हो जाता है, ये तो साइक्लिक ही नहीं होते हैं हमारे, ठीक है। जेड एक अकेला इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और इसके जो जनरेटर होते हैं ना वो 1 और -1 होते हैं। ये इन पे क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इनको याद कर लेना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, उसके बाद हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सम ऑफ सीरीज, पी टेस्ट या फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, इस 3 ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज से हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और सम ऑफ सीरीज से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे है विद डिस्कशन की कैसे कहाँ से कौन सा कंसेप्ट कब यूज करना है। मैं यहाँ पे भी आपको फिर से बताने लग रही हूँ। देखो एक सीरीज होती है हमारी एजी सीरीज। एजी सीरीज किसको बोलते हैं? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। मीन्स इसमें अर्थमेटिक सीरीज अब हमें पता है
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। और जियोमेट्रिक भी हमें पता है ए आर स्क्वायर। इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं ना तो जो रिजल्ट जो सीक्वेंस आते हैं ना वो होती है मेरी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज। इसका अब ये होती क्या है, देखो इसमें ना इस टाइप की टर्म होती है ना। और इसको अब हम सोल्व कैसे करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास इस टाइप से आता है। देखो ये दे दी एस इजिकल टू 1 + 4x + 7x स्क्वायर + 10x क्यूब, और इसका सम दे दिया। और तो हमसे x की वैल्यू पूछे कि x क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, उससे हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे, जो गिवन सीरीज है इसका नाम मैंने क्या पुट किया, एस पुट किया। दोनों साइड इससे क्या किसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो एस एक्स इजिकल टू एक्स + 4x स्क्वायर + 7x क्यूब ये बन जाएगी। इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 तो एज इट इज रहेगा 1, 4x - x किया तो 3x, 7x स्क्वायर - 4x स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर + 3x क्यूब, इस टाइप से बन जाएगी। फिर इसमें क्या किया, इसको कॉमन ले लिया 1 - x। अब देखो ये यहाँ पे जो बनने लग रही है ना, अगर मैं इसमें से 3x कॉमन ले लूँ तो 1 + x + x स्क्वायर, ये क्या बन गई, ये तो मुझे पता है ये मेरी क्या बन गई, जीपी बन गई ना। a + ar स्क्वायर, a यहाँ पे 1 हो गया, r मेरा x हो गया, तो ये बन गई। इसको सोल्व किया तो 1/1 - x + 3x 1 - x स्क्वायर, ये 1 - x कहाँ से आया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, जो इस साइड वाला था ना इसको इस साइड ले आया। अब हम ये बन गया। इसका दे रखा सम में 35 बाय कितना दे रखा है हमें, 35/16 इसका सम दिया हुआ है। यहाँ से कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे बस। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें पता होना चाहिए। अगर आपको देखो ये समझ आ गया ना कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज बनने लग रही है, तो सीधा ये है, अगर हम ऐसे निकाल लेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाता है ना, तो आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 सेकंड लगेगी याद करने में, याद कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हो। फॉर्मूला इसका ये है a/1 - r + dr/1 - r का स्क्वायर। जहाँ पे भी आपको समझ आ जाए ना कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज बनने लग रही है, आप वहां पे सीधा ये अप्लाई कर देना, a/1 - r + dr/1 - r स्क्वायर। तो अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज क्या होता है, हमारे पास ना एक वो फॉर्म दे देता है, उसको हम सम ऑफ सीरीज वाले फॉर्मूले से बनाते हैं। पहले तो मैं बताती हूँ आपको सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला ये होता है, इसमें इस टाइप की फॉर्म बनती मिलेगी हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r/n। तो हमारा काम क्या होता है, हम 1/n को तो dx से रिप्लेस कर देते हैं, जो f के अंदर जो फंक्शन के अंदर r/n है ना उसको x पुट कर देते हैं, जो समेशन है उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। और फिर जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे ना, सम से इंटीग्रेशन पे जाने लग रहे हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, r मिनिमम, r जो समेशन r यहाँ से जब जाएगा r10 कुछ इस टाइप से जाएगा ना, तो r मिनिमम बाय n, और जहाँ तक भी जाता है n 2n 3n, तो r मैक्सिमम बाय n। तो वहां से हमारी इंटीग्रेशन की क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, जो भी a b जो भी वैल्यू आएगी ना हमारी वो। तो इस टाइप का फॉर्म होती है, ये हमें चेंज करके इस टाइप की बनानी होती है। और इस पे जो बेस क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r ऑफ 1/n to n r/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फॉर्म थी। अब आप अगर एग्जाम में होंगे तो कैसा पता चलेगा आपको किस टॉपिक से ये, तो ये हमारा जो है ना सम ऑफ सीरीज वाले फंक्शन है, इसको कैसे करेंगे, 1/n को डायरेक्ट पुट कर देंगे dx। अब हमें चाहिए है r/n, तो देखो अब r/n चाहिए ना, उसको x पुट करेंगे, तो मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूँ। अगर इससे r स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर रूट से बाहर आके r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, n/r का होल स्क्वायर बन जाएगा। मुझे चाहिए था r/n, तो वो कितना हो जाएगा, 1/x पुट कर सकते हैं, लिमिट निकाल लेंगे, r मिनिमम कितना हो जाएगा 1/n और 2n/n, तो 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब 0, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की आ जाएगी मेरी 0, और 2n/n अपर लिमिट आ जाएगी मेरी 2। तो देखो इंटीग्रेशन 0 से 2, 1/1 प्लस n/x स्क्वायर है ना, इसको क्या पुट कर देंगे, x/n को r/n को x पुट करते थे ना, तो यहाँ पे मेरा कितना बनने लग रहा है, n/r पुट होने लग रहा है, तो इसको क्या पुट कर देंगे हम, 1/x स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर, इसको तो खोल सकते हैं अब हम, x स्क्वायर प्लस 1/x ऊपर चला जाएगा, इसको क्या पुट कर देंगे t, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2t dt बन जाएगा। इंटीग्रेशन को तो सोल्व करना आता ही है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इस पे सम ऑफ सीरीज याद कर लो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दिखाती है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है इस पे बेस, ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ था, 1/n क्यूब n स्क्वायर बाय n प्लस 1 क्यूब n स्क्वायर बाय n प्लस 2 क्यूब 1/8n तक जाने लग रहे हैं। तो मुझे पता कैसे चलेगा, ये वो वाला फॉर्म बनने लग रही है। देखो n दिखने लग रहा है, अगर मैं 1/n क्यूब था, अगर इसको मैंने n स्क्वायर बाय n क्यूब भी 1/n था, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बाय n क्यूब, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें भी क्या है 8n है ना, तो n प्लस n तक गया ना, ये 0 1 2 n प्लस n तक गया, तो n प्लस n की क्यूब होगी, तो 2
एन क्यूब, तो 8n³ बनेगा, ऊपर n स्क्वायर था, n² बाई 8n³ था, तभी तो कट के 1/8n आया ना, है ना। तो हमें पता चल गई। अब हमें बनानी है वो वाली फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे अब हम, n स्क्वायर है तो n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूं अगर मैं इस टर्म को, तो कितना बन जाएगा, ये तो 1/n उसी टाइप का बन गया ना, इसको डीएक्स पुट कर देंगे और n करेंगे तो n³ बन जाएगा, नीचे भी n³ है ऊपर भी n³ है, सब में कॉमन ले देंगे, कैंसिल हो जाएगा ना हर एक टर्म से। उसके बाद देखो n³ ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/n आ जाएगा, 2/n n/n, तो ये r/n वाली फॉर्म बन गई ना हमारी। और r/n को क्या पुट कर देते हैं हम, x पुट कर देते हैं, तो x पुट कर दिया और सबका क्यूब होने लग रहा था, तो 1 + x³ कर दी। इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर देंगे, अब हम सोल्व कर देंगे, ये तो हमें आता ही है। तो ये सम ऑफ फंक्शन वाला फॉर्मूला होता है हमारा। उसके बाद जो हमारा ना आता है पी टेस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का क्वेश्चन आता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। वो ना हमें एक सीक्वेंस दे देगा an, लेट कर लेते हैं n फैक्टोरियल 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर n, ये दे दी। तो देखो अब मुझसे पूछ लेगा ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है, तो मैं कैसे चेक करूंगी, जहां पे भी हमारी वो दे दे ना इस टाइप की सीरीज, तो मैं क्या करूंगी, an + 1/an की लिमिट निकाल लूंगी l, और l अगर 1 से लेस है तो ये कन्वर्जेंट, l अगर 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट, और l अगर 1 है तो टेस्ट फेल, है ना। एक के लिए हम चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो जैसे यही क्वेश्चन था, n फैक्टोरियल an कितना है मेरा, n फैक्टोरियल 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर n, an + 1 निकाला तो मेरा कितना हो जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 की पावर n + 1, है ना। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, an + 1/n करना है, तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर n फैक्टोरियल 2 की पावर n, रिवर्स हो जाएंगे ना। तो देखो अब मैं इसको काट लूंगी, जो लिमिट आएगी वो लिमिट फाइंड करती हूँ मैं। कैसे करूंगी, n + 1 फैक्टोरियल को अगर मैं बाहर कर दूं तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, n फैक्टोरियल एक कम हो जाता है, 2 की पावर n इंटू 2 इंटू n की पावर n, है ना, डिवाइडेड बाय n + 1 की पावर, इसको खोल लेते हैं, ऐड होके n + 1 ही आएगा ना, n फैक्टोरियल 2 की पावर n, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल 2 की पावर n से यहाँ से इससे ये, तो मेरा कितना बच गया, 2n की पावर n डिवाइडेड बाय n + 1 की पावर n, n कॉमन लूंगी मैं यहाँ से, तो 2 बाय, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, तो 1 ये तो हमें पता है, तो स्टैंडर्ड लिमिट ये तो e होती है, तो मेरा 2/e आया, है ना। और 2/e की वैल्यू होती है 2.473 समथिंग, इस टाइप से। जब 2 से ये नंबर बड़ा होने लग रहा है तो ये वैल्यू तो जब डिवाइड करेंगे तो लेस 1 आ गई ना, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी मेरी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसी टाइप का वो क्वेश्चन देता है, इस टाइप से दे देगा, या वो फिर दे देगा x/1 × 2 + x² / 2 × 3 प्लस, तो देखो ऊपर तो x² x² इस टाइप की, तो x की पावर n बन जाएगी। हमें नीचे वाले का रिलेशन निकालना होता है, x को 1 पुट किया तो 1 आया, 2 आया, 2 किया तो 2 आया, 3 आया, है ना। इस टाइप से हमें फॉर्म बनानी होती है कि कौन सी बन जाएगी, वो हम चेक कर लेंगे कि n + 1 2n + 1 इस टाइप से बनने लग रही है क्या, फिर इसको an पुट कर देंगे, an + 1 निकाल के n/n, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है हमारा। उसके बाद यही क्वेश्चन आते हैं हमारे सीक्वेंस सीरीज से। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसमें क्या रियल इमेजिनरी वैल्यू दे देगा वो, या वो डी मोइवियर थ्योरम होती है हमारी, e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ये होती है, या फिर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। इन 3 टॉपिक से ही वो क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है देखो मैं बताती हूँ। उसने कोई भी नंबर दे दिया, z = a + आयोटा b टाइप का, इस टाइप का लेट कर लिया, 3 + 4 आयोटा दे दिया, तो वो पूछ लेगा इसमें x/y की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे अब हम x/y की वैल्यू, इसमें तो सिंपल था, z को x + आयोटा y पुट कर दिया तो 3 + 4 आयोटा, कंपेयर कर देंगे, x = 3 y = 4, तो x/y वैल्यू आ जाएगी 3/4, है ना। लेकिन अगर वो मेरे इस टाइप का कुछ दे दे, √2 + 1 + आयोटा बाय 3, इस टाइप का उसने कोई नंबर दे दिया, और अब वो पूछने लग जाए, चलो ये तो वही हो गया रियल, इसमें तो हम सीधा ही कंपेयर कर देंगे, है ना, z = x + आयोटा y, वो तो यही x हो जाएगा और 1/3 इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेरा इस टाइप से दे दे नंबर, √2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा √3, तो अब पूछ ले वो कि रियल इमेजिनरी बताओ, तो हम कैसे करेंगे, हम ना पहले इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे।
और फिर इसको सोल्व करेंगे और फिर रियल और इमेजिनरी नंबर बताते हैं और इसी टाइप का वो क्वेश्चन देता है ना। और उसके बाद हमारा वो एक क्वेश्चन देता है, हमेशा देता है e की पावर आयोटा थीटा, ये फॉर्म पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डी मोवियर थ्योरम और इसका क्या काम होता है, ये करती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे इस पे बेस जो क्वेश्चन आए हुए ना वो दिखाती हूँ मैं आप। देखो ये आया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पावर 4। तो वैल्यू बताने की आएगी। अब मुझे पता है कि पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये फॉर्म होती है e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब कोस प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा, ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ऊपर लेके जाएंगे e की पावर 2 आयोटा थीटा की पावर 4। तो जब e की पावर आयोटा थीटा की पावर जो n होती है ना, तो जब ये होती है तो हमें पता पावर किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना n आयोटा थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यही आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो 8 e की पावर आयोटा थीटा, इसको करेंगे तो कोस थीटा 8 प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा। और जो मैं आपको बताने लग रही थी कि कंपेयर वाला, वो इस टाइप से आ जाता 4 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछी थी तो सेम था, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया और उसके बाद इसकी रियल इमेजिनरी वैल्यू निकाल ली थी। और इस पे बेस देखो, एक जो हमारा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, ये तो 2020 में आया हुआ था, 2021 वाला क्वेश्चन ये था। इसमें क्या दिया हुआ था, 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। जब मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा तो मुझे पता चल गया भाई की पावर आयोटा थीटा का यूज होने वाला है, लेकिन वहां तो 1 प्लस 1 माइनस इस टाइप का कुछ नहीं होता। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको ऐसे कर दूंगी, 1 प्लस सी की पावर आयोटा थीटा, 1 प्लस सी की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब क्या करोगे भाई इसको तुम, अब कैसे करोगे सोल्व, तो उसके लिए देखो हमें ना इसमें पहले थोड़ी कुछ करना पड़ेगा सेटलमेंट इस टाइप से कि ये हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या पुट किया, मैंने 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला पता होता है, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये होता है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैंने क्या किया इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 8 को 2 करेंगे तो पाई बाई 16 प्लस आयोटा। अब साइन थीटा को मैं पुट कर सकती हूँ ना, साइन थीटा क्या हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये याद करना पड़ेगा आपको, याद अगर नहीं हो तो देखो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको। मुझे पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है ना। अब मैं अगर थीटा बाई 2 कर दूंगी यहाँ पे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, ओके 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा ही हो जाएगा ना। तो इसलिए ये थोड़ा याद कर लो कि साइन थीटा है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें से कोस 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 आने लग रहे थे, कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्म बन गई मेरी, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ऊपर लेके सोल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। कितना ईजी है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये डी मोवियर थ्योरम है और इसका हमें यूज करना आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे। आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे कैसे आता है, एक फॉर्म दे देगा जेड की, जेड इज इक्वल टू, देखो इस टाइप से फॉर्म दे देगा ए प्लस आयोटा बी, और वो हमसे पूछ लेगा इसका मॉडुलस क्या। तो मॉडुलस तो क्या होता है हमारा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आर से डिनोट करते हैं। और इसका जो थीटा होता है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ये होता है मेरा tan इनवर्स बी बाई ए। अगर आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिखने लग रहे हो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी बाय रियल वैल्यू जो होते हैं उसके एंगल में tan इनवर्स लगा देते हैं हम, तो ये होता है हमारा थीटा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये निकालते कैसे, वो हमसे क्वेश्चन किस टाइप का देता, वो देखो हमें क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा 1 प्लस आयोटा की पावर n, और इसका पूछ देगा वो हमसे कि इसकी पोलर फॉर्म बताओ। तो हम इसकी पोलर फॉर्म कैसे बताएंगे, पोलर फॉर्म देखो पहले तो इसका 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालेंगे, इनको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना हो जाएगा, रियल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। अब tan इनवर्स इमेजिनरी का आगे 1 कोफिशिएंट है ना, तो 1 बाई 1, तो ये तो कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया ना। अब मेरी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये होती है। तो आर कितना है मेरा √2, ई की पावर आयोटा थीटा कितना है पाई बाई 4, तो इसकी ये वाली आ गई पोलर फॉर्म, इसका पता होना चाहिए अब हमें। और उसके बाद वो पूछ लेगा कि इसका रियल वैल्यू बताओ या इसकी इमेजिनरी वैल्यू बताओ। तो देखो ये तो मेरा इतना है ना, अब इसकी पावर n थी तो मैं इस सारे की पावर n कर दूंगी, है ना। तो √2 की पावर n, तो 2 की पावर n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर n बाई 2, है ना। 1 की 2 को तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, और e की पावर n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाई 4, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, या वो इसका रियल पार्ट भी दे सकता है। रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसको खोल देंगे डी मोवियर थ्योरम से, e की पावर n पाई आयोटा बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, कोस n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4। तो इसका रियल वाला जो वैल्यू हो जाएगी वो तो कितनी हो जाएगी मेरी, और इमेजिनरी वैल्यू पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी मेरी। इस टाइप का क्वेश्चन उसने दे रखा है, तभी मैं आपको बताने लग रही हूँ। तो ये होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट देखो, आर्गुमेंट के लिए ना हमारे 4 ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड
और फोर्थ। इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा होता है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है ना वो पाई माइनस थीटा होता है, और इसमें जो है ना वो थीटा माइनस पाई होता है, और इसमें जो थीटा का है ना वो माइनस ही हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अगर 1 प्लस आयोटा है ना तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसमें क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट अगर मेरा कितना है पाई/4 आया तो 1 माइनस आयोटा करेंगे तो tan इनवर्स -1/1 करेंगे, बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -पाई/4। अगर इसमें होता मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में -1 प्लस आयोटा इस टाइप का फॉर्म होता तो इसमें जो थीटा आ जाता वो मेरा कितना जाता पाई माइनस पाई/4 हो जाता, तो वहां से 3 पाई/4 हो जाता। और अगर इसमें करते तो पाई/4 माइनस पाई करते तो वहां से -3 पाई/4 आ जाता। तो ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, इनको याद कर लेना आप और इनका कंसेप्ट एक बार आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होती है हमारी, एपी जीपी एचपी या फिर इसमें सम ऑफ एंड टर्म, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। सीरीज देखो एन होता है ना, सम ऑफ लिमिट निकालती होती है एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। सम ऑफ सीरीज क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेना। और वो सीरीज पे बेस क्वेश्चन कैसे देता है, वो इस टाइप से दे देता है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिखा रखा है, एबीसी ट्रायंगल है एबीसी में और बीसी का रेशियो दे रखा है, तो एंगल ए पूछ रखा है। मुझे पता है एबीसी ट्रायंगल है तो ए के सामने है, बी के सामने बी, सी के सामने क्या मान लेती हूँ मैं सी। बीसी का रेशियो दिया हुआ है तो बीसी का रेशियो निकाल के किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। लेट कर लिया मैंने बी को √3/2, सी इसको उस साइड ले गई। उसके बाद इसने दे रखा है एबीसी एपी में, तो एपी का यूज करेंगे अभी यहाँ पे। एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है ना उनका, ए माइनस डी, या तो इस टाइप की टर्म या इस टाइप की टर्म। हम अपने उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इस टाइप से हमारा निकलने लग रहा है, इस टाइप से मैं लेट कर लिया माइनस डी ए प्लस डी, तो इससे किया तो सम ऑफ एपी निकाल दिया मैंने। ट्रायंगल के तीनों एंगल पता होता है ना, सब में 180 होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी। फिर ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पता होती है, साइन ए बाई बी, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो एपी का यूज हमें, ये एपी का कहाँ यूज किया इसमें हमने, कि जो ये वाली टर्म माननी थी ना इसमें किया। उसके बाद हमारा जो एपी पे क्वेश्चन आता है वो आता है इस टाइप का। देखो ए बी सी दे दिए, जीपी में दे दिए ए 1/x, बी 1/y, सी 1/z, तो इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रखे क्या होगी। तो देखो कैसे होगी, ए बी सी जीपी में है तो जीपी में क्या होता है b/a = c/b, तो b² = ac होता है। ये हमें जीपी की उसमें फॉर्म में पता है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है तीनों इक्वल दे रखी है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। लेट के कर लिया कि अब a की पावर 1/x = k, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर x, b की k की पावर y, c की k की पावर z। इस प्रॉपर्टी में जाके पुट कर देंगे और इनका रिलेशन निकाल दिया। तो जब ये आ गया y = x + z/2, तो ये तो किस में होता है मुझे पता है, ये मेरा सम किसका होता है, एपी का होता है, कि फर्स्ट पर थर्ड बाई 2 कर देंगे तो हमारे सेकंड के इक्वल आ जाती है वो वाली वैल्यू, है ना। तो एपी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं बाइनोमियल से। बाइनोमियल में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं इंडिपेंडेंट टर्म पूछ लेता है वो, इस टाइप की कोई भी टर्म दे देगा a + b की पावर n, और पूछ लेगा जैसे उसने दे दी x + 1/x की पावर 10, और उसने पूछ ली हमसे कि इसकी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बताओ। तो मतलब जिसमें x इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स जिसमें x प्रेजेंट ना आए, तो x की पावर 5 करेंगे तो ये हमें पता है ना 10 से 5 निकाल देंगे, x की पावर 5 1/x की पावर 5, है ना, इस टाइप से। तो ये 10 से 5 वाली टर्म आ जाएगी इससे, और ऑप्शन देगा। ऑप्शन से हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल वाले वो हमें ऑप्शन से करने ज़्यादा बेटर होते हैं। या फिर वो पूछ लेगा सम ऑफ इवन टर्म या सम ऑफ ऑड टर्म या सम ऑफ कोफिशिएंट। तो ये 2-3 फॉर्मूले होते हैं हमारे जीपी के लिए, हमें वो याद कर लेने हैं और उससे हमें क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना बाइनोमियल के क्वेश्चन। मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। जैसे इसने अभी 2020 में क्वेश्चन दिया हुआ था n = mc2, देन nc2 = कितना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने n और m को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, मान लिया m3 है और n भी 3 है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होएगी उस कंडीशन से मैंने वो निकाल दिया और बाई ऑप्शन में इस क्वेश्चन में गई और मैंने सोल्व कर लिया। विद इन 2 मिनट ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। या फिर वो क्या दे देता है, वो इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है, इन द एक्सपेंशन 2 + x/3 की पावर n, कोफिशिएंट इक्वल दे दिए। तो कोफिशिएंट इक्वल दे दिए तो अभी हमें पता होता है बाइनोमियल क्या हो जाती है, nc कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 7th दिया हुआ रेट, तो nc 7 2 की पावर क्या होता है मेरा n - r, और p की पावर n - r q की पावर, यही वाली फॉर्म हो जाती है ना। तो इससे मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड इक्वल पुट करके कंपेयर करके सोल्व कर दिया इस वाले क्वेश्चन को। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इससे हमारा बाइनोमियल से। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद हमारा ना जो टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। उसके बाद देखो ये जैसे बेसिक से फॉर्मूले है, i.i 1 होता है, j.j भी 1 होता है और k.k भी मेरा क्या होता है 1 होता है ना। उसके बाद देखो हमारा जो क्वेश्चन देता है वो एंगल पूछ लेता है, तो एंगल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे
वो क्या हो जाता है हमारे पास ए डॉट बी, और इनके ऊपर हमें ये वेक्टर वाले सिंबल लगाने होते हैं, मोड ए मोड बी कोस थीटा। अगर ए बी निकालने तो डॉट प्रोडक्ट हम निकाल ही सकते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। अब हम है ना इस टाइप का हमें वो क्या देता है, क्वेश्चन देता है। और इसकी 2-3 प्रॉपर्टी होती है इसमें। जो एक क्वेश्चन जो मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, वो ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लो, इससे हर बार एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। इस पे मैं दिखाती हूँ आपको प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। इस टाइप का दे दिया उसने एक रोज पे, ये मैंने अभी बताया आपको, ये मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर दे दिया ना, तो यहाँ से मैं कंपेयर कर दूँ इस वाले फॉर्मूले से। और इसने मोड ए की वैल्यू भी दे दी, तो मोड बी की पूछ रखी है, तो मोड ए की वैल्यू दे दी, तो देखो मोड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से जब मैं कैंसिल करूंगी इसको, बी की वैल्यू दे दी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 आ जाएगा, तो मोड बी स्क्वायर 9, तो मोड बी कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था हमारे पास इस टाइप का। और उसके बाद देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप का, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, तीनों वेक्टर का मोड इक्वल है और इनका सम 2 का सम 3 के इक्वल है, देन द एंगल बिटवीन, एंगल पूछ रखा है। अब मुझे पता है एंगल बताना है, तो या तो एक फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो आप जनरल वे से भी सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व इसको प्रॉपर वे में कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी इजिकल टू सी है, तो मोड दोनों साइड अप्लाई किया, मोड का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर हमें फॉर्मूला ओपन करना आता ही है, ये इक्वल दिए हुए तो इक्वल पुट कर देंगे। अब हमें 2 एंगल के जो ए डॉट बी है इसका फॉर्मूला पता है, 2 मोड एम कोस थीटा इजिकल टू मोड सी स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला पता है ना एंगल निकालने का। और फिर मान लिया तीनों इक्वल थे तो लेफ्ट कर लिया, एक नंबर के इक्वल मान के इनको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। या फिर मैं 2 नंबर ऐसे भी ले सकती हूँ, a इजिकल टू बी जिनका मोड इक्वल आई, लेट कर लिया i इजिकल टू ए के है, आई प्लस जे है, b कितना है मेरा j प्लस के है, और उनको सम इस टाइप से कर लूंगी कि 3 के इक्वल आ जाए। ठीक है, आप इसकी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको पूरा कंसेप्ट। अभी इतना टाइम नहीं है ना कि मैं अभी पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 1 शॉट रिविजन करने लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी टॉपिक रिवाइज करें। उसके बाद देखो अब हमारा टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से एक साल तो 6 क्वेश्चन भी आए हुए 2019 में, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2021 में 2 ही क्वेश्चन दिखे तो आप बोल दोगे इंटीग्रेशन से नहीं आते हैं। नहीं, इंटीग्रेशन से मैंने ये मिनिमम लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। और किस टाइप के आते हैं, या तो देखो वो इस टाइप से दे देगा वैल्यू -a से a एफ एक्स डी एक्स, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर -a एफ एक्स ओड है तो सीधा 0 हो जाता है, और अगर एफ एक्स इवन है तो ये क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। या फिर वो हमारा लॉग में दे देता है कि एफ एक्स के अंदर ना लॉग दे देता है a बाई बी टाइप से, तो ले गए लॉग a माइनस लॉग बी कर देता है। या फिर वो हमारा दे देता है मोड फंक्शन में, मोड फंक्शन में मीन्स एक्स में जो फंक्शन देगा ना एफ एक्स, उसमें वो इस टाइप से वैल्यू दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे इस मोड को खोलना आना चाहिए। तो ये 2-3 से इसी इन्हीं पे बेस क्वेश्चन दे देता, और वो किस पे नहीं देता, लोग वाले पे या फिर इस पे ओडी वन पे। तो आप ये ना कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, मैंने वीडियो बना के उससे देख लेना, या फिर आप खुद से सोल्व कर लेना अगर आपके लिए, बट अभी टाइम नहीं है इतना, तो आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर ही देख लो कि आपको मेजरमेंट हो जाए कि किस टाइप का कहाँ से कौन सा टॉपिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, और हमने 12th 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा, तो इंटीग्रेशन में आई थिंक आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इससे क्वेश्चन आ जाता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नॉन एग्जिस्ट कर रही है, या फंक्शन कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं अब हम, लिमिट वो कोई भी फंक्शन पे देगा, x टेंस टू 0 दे देगा या इन्फिनिटी दे देगा, वो तो डिपेंड करता है, f(x) कोई भी दिया हुआ है। तो अगर इस फंक्शन की लिमिट पूछने लग जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करने लग रही है या नहीं करने लग रही, तो मैं क्या करती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 2 अप्रोच लगाती है। अगर ये दोनों के फंक्शन की वैल्यू मेरी इक्वल आ जाती है ना, तो मैं बोल देती हूँ लिमिट एग्जिस्ट करने लग रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके बाद एक क्वेश्चन दे देता है वो हमारा कंटिन्यूटी पे, कैसे देता है वो हमारा क्वेश्चन, f(x) दे देगा, लेट कर लिया x इजिकल टू एक्स स्क्वायर है ना, एट x इजिकल टू π/2 पे दे दिया है, नॉट इक्वल टू, और x इजिकल टू π/2 पे दे दिया 0। तो पूछेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे या नहीं, π/2 पे या नहीं है। तो हमें अब देखो कंटिन्यूटी के क्या चेक करनी होती है, लिमिट x टेंस टू π/2 पॉइंट दे रखा ना, लिमिट x टेंस टू π/2 f(x) और f ऑफ π/2 ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा π²/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट के लिए तो ये 2 इक्वल होने चाहिए, और अगर कंटिन्यूस भी बोल देता है तो f ऑफ a जो x यानी कि ये पॉइंट है ना जो जिस पे लिमिट लगाने लग रहे हैं, a मान लेते हैं इसको, तो f ऑफ a, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर 2 इक्वल आ जाते हैं तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं आए तो मैं बोल दूंगी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट कंटिन्यूटी से हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस एक लिमिट पे और एक कंटिन्यूटी पे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है
रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में वो कैसे देता, 1 1 ऑन टू पूछ लेते हैं, या रेंज डोमेन को डोमेन पूछ लेता, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये 3 चीजें पूछता है। तो देखो 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे पूछ लेता है। अब मैं 1 1 कैसे चेक करती, या तो मैं पॉइंट पुट कर लेती हूँ, लेट कर लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स के दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1, ये जनरल बेसिक सी चीज है, दोनों पे 1 वैल्यू आ गई, ये में सेम आ गई, तो मैं क्या बोल दूंगी, ये क्या नहीं है, ये 1 1 नहीं है। सेम ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अगर देखो ये कंडीशन तो ये होती है कि हम पॉइंट चेक कर लेते हैं, और एक अगर वो मेरे से सिंपल सा कोई ऐसा क्वेश्चन फंक्शन दे देता है ना मैं जिसका ग्राफ बना सकती, तो मेरे को अप्रोच करनी चाहिए कि हम उसका ग्राफ बना सके। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो जैसे एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे पता वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है, ये इस टाइप का हो जाता है ना। तो अब मेरे को क्या करना होता है, 1 1 ऑन टू मैं कैसे चेक करती हूँ, अगर देयर एग्जिस्ट ए लाइन जो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देती है ना, देयर एग्जिस्ट ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक से ज्यादा एक लाइन एग्जिस्ट करती हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे तो हम बोल देते हैं उसको कि ये 1 1 नहीं है, और अगर एक भी पॉइंट पे कट ना करे तो ये ऑन टू नहीं है। जैसे मैं आपको इसमें तो देखो एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली ना एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करने लग रही हो ना, एक भी ऐसी लाइन मिली हमें कि जो इस फंक्शन को किस पे कट करने लग रही हो, हमारी एक भी पॉइंट पे कट ना करे, है ना। देखो एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, अब y इक्वल टू मोड एक्स, ये ग्राफ ये होता है। तो देखो अब मोड एक्स वो फंक्शन इस टाइप का दे दिया, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स, और अब वो हमसे पूछने लग जाए कि बताओ ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट मैंने बोला है, यस देयर एग्जिस्ट एक लाइन जो यहाँ पे भी कट करने लग रही है, यहाँ पे भी कट करने लग रही है, तो मीन्स ये नॉट 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू, यस देयर एग्जिस्ट ए लाइन जो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करती, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये जो मोड एक्स है ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। अब जैसे वो हमारा क्वेश्चन देता है की पावर एक्स पे, तो ये की पावर एक्स पे एक लाइन मिल गई जो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करती, तो क्या हो गया ये ऑन टू नहीं होगा, और 1 1 ये हो जाएगा क्योंकि एक भी ऐसी लाइन है जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इसको कट करते हो, तो ये 1 1 है, ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन यही है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे 1 1 हम कंट्रापोजिटिव यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट मोर देन 1 पॉइंट, देन नॉट 1 1 if there exists a line parallel to x axis nowhere cut then not on to, nowhere cut means कहीं भी कट ना करे, एक देयर एग्जिस्ट एक ऐसी मिल जाए, ओके। उसके बाद जो है वो हमारे क्या है, रेंज कोडोमेन एफ अगर आर से आर पे जाने लग रहा है तो हमारी रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और डोमेन क्या होती है। तो ये क्या होती है हमारी जो इस साइड वाली होती है रेंज होती है कोडोमेन, और कोडोमेन के जिन एलिमेंट की हमें इमेज मिल जाती है वो क्या हो जाती है हमारे रेंज में चली जाते हैं, है ना। जैसे अगर इसमें अगर जो हमारा फंक्शन जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना वो इस टाइप से दे देता है, लॉग में दे देता है, मान लिया एक्स स्क्वायर दे दिया और बाय में दे दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पूछेगा कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन मैंने पता है डोमेन ये वाले पॉइंट होते हैं, तो इन वाले पॉइंट के लिए हमें कुछ इमेज मिलते हैं, तो फंक्शन अगर इन पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम कैसे बता देंगे। तो अगर रूट में है, अगर मेरा उसके लिए वो पूछ लेता कि ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होगी हमारी डोमेन क्या होगी, तो देखो अगर x मेरा जो है ना यहाँ पे 1 तक ही हो सकता है, 1 से अगर मेरा बड़ा हो जाएगा x, मान लो ओपन इंटरवल मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट तो माइनस में रियल में तो डिफाइंड होता ही नहीं, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी ना याद रखनी चाहिए कि जो लोग के अंदर है ना यहाँ पे रूट नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता, या अगर बाय चांस ये तो ऐसे हो जाता है ना तो इसका -2 से 2 वाला इंटरवल हो जाता, लेकिन अगर ऊपर मेरा 0 होने लग रहा होता तो लोग 0 भी डिफाइंड नहीं होता ना, तो मुझे ये चीजें जो 2-3 चीजें होती हैं ना लोग के अंदर, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि लोग नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता है, 1/0 इन्फिनिटी, ये चीजें जो है ना ये ध्यान रखना। उसके बाद जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवन या बेस थ्योरम दे देता है। प्रोबेबिलिटी का तो हमें पता है, थोड़ा दिमाग हम खुद के कॉमन सेंस यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस, है ना, इसी से निकालते हैं, इसी का अप्रोच करनी आनी चाहिए कि हमें लैंग्वेज समझनी है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो क्या बोलने लग रहा है, कितने केसेस बनने लग रहे हैं और कैसे बनने लग रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में क्या आता है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, यही 4 ही चीजें आती है जो कॉनिक सेक्शन के अंदर आती है। इन्हीं पे बेस वो क्वेश्चन पूछता है। सर्कल पे वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, सेंटर पूछ लेता है, रेडियस पूछ लेता है, तो सेंटर की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके सेंटर -f - g होते हैं, या फिर f² + g² - c का अंडर रूट,
ये क्या हो जाती है हमारी रेडियस हो जाती है। फिर इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इलिप्स के केस में देखो, इलिप्स के क्या केस में क्या होगा, इलिप्स इस टाइप की बनती है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। अगर मेरा ए ग्रेटर देन है बी तो मेरी हॉरिजेंटल बनती है, और अगर ए जो है मेरा लेस देन है बी तो मेरी इलिप्स कैसी बन जाती है, वर्टिकल बन जाती है। उसके बाद इसमें क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है, और क्या क्या होती है हमारी इसमें, इसेंट्रिसिटी हो जाती है। उसकी इसेंट्रिसिटी पे मोस्टली को वो क्वेश्चन पूछता है, वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्र बाई ए स्क्र, यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और इसमें क्या पूछ लेता है हमारा, वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पूछ लेता है, फोकी पूछ लेता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेता है, या फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट ट्रैक्टम पूछ लेता है, सम ऑफ फोकी पूछ लेता है। तो ये 6-7 फॉर्मूले आप इनको याद कर लेना, 12th क्लास की या 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या जाता है हमारा हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला की क्या वो होती है, हमारी जो पहचान होती है वो क्या हो जाती है, जो ये बीच में ये प्लस होता है ना, हाइपरबोला में ये माइनस हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। हाइपरबोला इस टाइप का बनता है या फिर इस टाइप का बनता है, ये दो वो फॉर्म होते हैं हमारी हाइपरबोला की, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को भी क्या कर लेना, देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाता है, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब टॉपिक से पता चलने लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ लाइन की बात होगी। इसमें हमारी लाइन के बीच में वो स्लोप पूछ लेता है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको बोल देते हैं, ये पता होनी चाहिए। या फिर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप फॉर्म वाली होती है। अगर दो फॉर्म है, दो लाइन है हमारी, तो हम उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1, इस टाइप से पूछ लेता है वो हमसे। तो ये चीज़ें जो है ना आप ये पढ़ लेना, एक बार समझ आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो हमारा किससे होता है, 2D या 3D से। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपके पास टाइम आप नहीं पढ़ रखा ना तो टच मत करना, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत लेंथ सिलेबस हो जाएगा। अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, आप इसका पढ़ लेना। इसमें क्या जाता है, मीन मीडियन, मीडियन वाला फॉर्मूला है ना, कि एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, और m रेशो n में वो कट करने लग रहे हैं, तो क्या हो जाता है, mx2 मान लेते हैं ना, इसके पॉइंट x1 x2, तो mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, ये वाला पॉइंट निकालना हो तो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, है ना। और इसमें वो क्या दे देता है कि प्लेन परपेंडिकुलर है, वो स्फीयर की इक्वेशन दे देगा, इस टाइप से पूछता है, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, f(x) दे देगा और वो f इनवर्स x पूछ लेगा। तो हमें इसमें ना एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है, तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो x हो ना, तो हम पुट कर देते हैं, लेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स कितना आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा। और एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है ना, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे और फिर वहाँ से सोल्व कर लेते हैं। या फिर वो इसमें कोस टेन ट्रिग्नोमेट्री में ना, वो जैसे कोस इनवर्स 1/7 दे देगा, या पाई माइनस 1/7, वो इस टाइप से ना कुछ दे देगा। तो क्वाड्रेंट का हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कौन जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा किया तो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा किया तो कितना हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लेना आप लोग। उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो है टॉपिक का कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। इससे एक क्वेश्चन आते आता है, और किस टाइप का आता है, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, अगेन दे रखा था एक वर्ड और उसमें पूछ रखा था कि इसका 50 वर्ड कौन सा होगा। इससे लास्ट ईयर आया था, स्मॉल दे रखा था और पूछ रखा था कि स्मॉल की ना इस जो लेटर बनेगा स्मॉल, इसकी कौन सा नंबर होगी, वो मतलब इसकी ट्रिक भी होती है। पर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक, परमुटेशन क्या हो जाएगा, NP आर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कितना हो जाता है, NCR हो जाता है। ये कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन है ना टॉपिक का वो हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल से 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आती है। और एक तो हमारा 10th बेस पे आता है कि एक टावर है, इतना बड़ा टावर है, इतने इंक्लाइंड एंगल बनाने लग रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जो लास्ट ईयर ही हमारे आया हुआ है, ये आया हुआ है पेपर में। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 व्हेन इट इज 60 द हाइट ऑफ द टावर। देखो मैं इसकी ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ठीक है लैंग्वेज से करना है तो लैंग्वेज से कर सकते हो, बट आप अगर शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ आपकी कैसे। देखो इस टाइप का ना वो हमसे इस टाइप का क्या दे देता है, एक एंगल दे देता है ना, और वो पूछ देगा, वो बोल देगा कि पहले ना एंगल इतना था, बाद में एंगल इतना हो गया। जो एंगल है ना, अगर इसके जो ये मान लो, तो जो एंगल है ना वो कभी भी यहाँ पे
कम नहीं होगा। इस ये आप एक याद कर लो कि अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है ना, तो यहाँ पे एंगल अल्फा प्लस ही कुछ होगा, अल्फा माइनस कुछ नहीं होगा। जो एंगल है ना, जितना 90 के पास जाता जाता ना एंगल, उतना बड़ा होता जाता है। तो इसने जो क्वेश्चन में दे रखा था, वो दे रखा था द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू फाउंड 40 लॉन्गर वैन द सन एल्टीट्यूड इज 30 वैन 60 पे बताने। देखो तो कैसे हो जाएगा, ये 60 पे बताना हमने, ठीक है। 30 पे उसने यहाँ पे दे रखा। तो मैं बताती हूँ आपको ट्रिक क्या होती है। मैं यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल की बात करने लग रही हूँ अभी मैं। ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 होता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, 30 के सामने ना हमेशा 1 ले लो, 30 के सामने 1 ले लो, और रूट जो 60 है इसके सामने रूट 30 ले लो। ये आप याद रख लो, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 30 के सामने 1 लेना आता है। यहाँ पे 30 के सामने √3 है, मीन्स 1 की वैल्यू √3 है। तो ये जब पूरा एंगल 60 का होगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये √3, 1 की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 2 बार √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 1 हो गई, ये पूरी लेंथ 3 हो गई, तो ये कितनी हो गई मेरी 2 हो गई। और उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा था जो ये 2, जो ये लेंथ है ना, ये 40 है, ये 40 है, तो 1 की लेंथ कितनी आ गई, 20 आ गई। उसने ये वाली हाइट पूछ रखी थी हमसे क्वेश्चन में, तो इसकी √30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3। अगर वो हमारी ट्रायंगल इस टाइप की बनने लग रही है ना, 45 45, तो इसमें हो जाता है रेशो 1 1 और √2 हो जाता है। और अगर मेरी इस टाइप की बनने लग रही है ना, यहाँ पे मेरा 30 है, तो ये हो जाता है 1√3, और ये हो जाती है उस टाइम पे मेरी 2। तो ये दो है ना, इनको याद कर लेना, और इन्हीं पे बेस हमारा क्वेश्चन आता है। जो ये वो दो बताई ना मैंने कि 45 45 है तो 1 1√3, और अगर मेरा यहाँ पे 30 है तो ये 1, ये 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने √3, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। यही दो केस होते हैं हमारे, और इसमें केस होते ही नहीं है। 30 या तो यहाँ पे दे देगा या 30 यहाँ पे देगा। और इसी टाइप का हमारा ये 10th बेस में, ये 7th 8th चैप्टर था 10th क्लास का, इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं। बट इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, इससे जल्दी हो जाता है हमारा, ठीक है। ट्रायंगल से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रायंगल को भी आप देख लेना, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर वो क्या देता है, वो पॉइंट दे देता है x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो वो पूछ लेगा कि इसमें अब एरिया बताओ, तो एरिया का फॉर्मूला पता होता है हमें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन देता है ना, एक तो है ही है और 2 भी दे देता है। वो किस टॉपिक पे देता है, वो देता है हमारे एरिया अंडर द कर्व। ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया, अब जाके देख भी लेना। एरिया अंडर द कर्व में वो हमारे किस टाइप के क्वेश्चन देता है, इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो मुझे पैराबोला बनाना ना चाहिए, पैराबोला बनेगा और ये लाइन बना दी। और पॉइंट में मैं कैसे निकालती हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेती हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला एरिया अपर लाइन से आ जाएगा, ये नीचे वाला एरिया क्या कर दूंगी, सबट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि कॉमन एरिया निकालना होता है ना हमें। तो ये वाला एरिया ऑफ इसमें दे देता है हमारा बाउंडेड, ये रीजन पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कैसे नहीं सोल्व करते। तो आप इसके स्टेप को देख लेना या फिर वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे रूट वाले से, कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये वाले आते हैं ना, इससे कंसेप्ट से आ जाते हैं हमारे, कि सम ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि इसके रूट क्या हो गए, या फिर इसका रूट का सम इतना आने लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगी। तो ये भी कंसेप्ट आप एक बार 10th क्लास का ये भी आप देख लेना। ये 20 टॉपिक तो मैंने ऐसे बताया जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आएगा, इनमें कोई ये नहीं है कि किसी से भी नहीं आएगा। 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। अगर आप मिनिमम भी लेके चलने लग रहे हो ना, तो 35 से 40 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट वाले हैं। आप ये मत सोचो कि हाँ अभी टाइम नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे, आप इन्हीं टॉपिक को कर जाओ, आपके सब्जेक्ट से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना किसी क्वेश्चन में, तो आप, मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।